हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सब बढ़िया है। आज एक्चुअली थोड़ा सा काम आ गया था जो टाल नहीं सकते थे, आज करना जरूरी था। तो इसीलिए सुबह से उसी में बिजी थे। इसी चक्कर में आपका सुबह का जीके का क्लास ऑफ करना पड़ा, फिर मैथ्स का भी ऑफ करना पड़ा। इवन अभी वापस लौटे हैं तो आज का करंट अफेयर्स में भी थोड़ा सा पोर्शन रह गया था। तो जितने भी पॉसिबल हुए क्वेश्चंस मैंने आज बना लिए हैं। तो इसीलिए आज आपका जी करंट अफेयर्स भी हमने लेट कर दिया। गुड नाइट भैया, जाने से पहले करते हैं। आज स्माइल कर तो रहा हूँ। ओके। अच्छा, टेस्ट में एक दो एरर्स सुनने में आ रहा है। मैंने अभी एक दो लोग काफी लोगों के क्या कहते हैं मैसेज पढ़े हैं तो उनको देखा है। तो अभी जो भी एरर होगा एक बार मैं और देख के जितने भी मैसेज पढ़े होंगे सबको देख के उसको क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, आपको अपडेट कर दूंगा क्या क्या एरर थी, प्लस जो अपडेटेड आंसर की है वो भी आपको भेज देंगे आज। तो एक दो क्वेश्चंस में जैसे एक रामसर कन्वेंशन वाले में एरर था, उसमें ऑप्शन डी होगा। एक और क्वेश्चन था आपका, एक दो और क्वेश्चन है जिसमें शायद गड़बड़ है। ठीक है, तो वो मैं चेक कर लूंगा। इनकेस अगर उसमें करेक्शन होगा तो वो मैं कर दूंगा। एक शायद वो आसोचाम अवार्ड वाला था, उसमें करेक्ट आंसर रतन टाटा होगा। आंसर की में शायद वो दिया है आपका क्या नाम है, अडानी। तो उसको मैं एक बार चेक कर दूंगा। जो जो भी एरर्स होंगी, जो भी आप लोगों ने भेजा होगा उसको एक बार करेक्ट कर देंगे। ठीक है। नहीं नहीं, मेडिकल में नहीं थे, हमारा दूसरा काम था। ब्लड की एक्चुअली हमें जरूरत नहीं थी, किसी और थर्ड पर्सन को जरूरत थी, तो उनके लिए वो नोटिफिकेशन डाला गया था। हाँ, ये देखिए, लोब्सजी ताशी डेलिंग, ताशी डेले। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, लॉन्गेस्ट गंगा है या ब्रह्मपुत्र है। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। ये मैं बोल के जा रहा हूं, अगर ओवरऑल लेंथ देखेंगे आप, ठीक है, ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कौन सी है आपकी, ब्रह्मपुत्र। अगर इंडिया में हम ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र कैसी है, लॉन्गेस्ट। लेंथ की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर लार्जेस्ट पूछे तो लार्जेस्ट गंगा है, क्योंकि जितना पानी, लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर उस रिवर में कितना है, तो वो आपका गंगा में। तो लार्जेस्ट पूछे तो नो डाउट गंगा होगा। बट अगर इंडिया में लॉन्गेस्ट पूछे तो ब्रह्मपुत्र। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं लगे कि स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हो कि सिर्फ उतने सेक्शन की बात कर रहा है जो इंडिया में फ्लो कर रहा है, अगर सिर्फ उतना सेक्शन ही लेके चल रहा है जो सिर्फ इंडिया में फ्लो कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट भी गंगा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि इस तरह की क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें डाउट रहता है कि क्वेश्चन पूछने वाले की इंटेंशन क्या है। जैसे अगर हमने बोल दिया लॉन्गेस्ट इन इंडिया, तो अगर आप इस तरह से सोचें कि मैं पूछ रहा हूं कि सिर्फ इंडिया में कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट है, तो गंगा हो जाता आंसर। बट मेरा इंटेंशन था ऑल ओवर द, मतलब ओवरऑल लेंथ की मैं बात कर रहा हूं। जितनी भी इंडिया में रिवर्स फ्लो कर रही हैं उनकी ओवरऑल लेंथ की मैंने बात करी है। ठीक है, तो इसीलिए उस हिसाब से ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाता है। तो अगर आपको लगता है लॉन्गेस्ट ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो आप गंगा लगा लीजिए। बट वरना अदरवाइज मैंने ये देखी क्लियरिटी दे दी है कि अगर ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट। हाँ, कहीं अगर क्वेश्चन में ऐसा लगे कि स्पेसिफिकली इंडिया की टेरिटरी में पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, ठीक है, इस तरह से कुछ लिख दे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अरे इंडिया तो मेंशन करेंगे ही, वरना ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। अगर मैं बोल दूं विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो अधूरा क्वेश्चन है ना। आप दुनिया में पूछ रहे हैं, इंडिया में पूछ रहे हैं, इंडिया तो मेंशन करेगा ही। ठीक है, देखिए जीके वगैरह क्या है ना, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग डेटा रहता है, तो उन पे आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से कुछ भी बना के दे देते हैं। कई सारे इंटरनेट पे आप क्वेश्चंस उठा के देखिए, गलत पढ़े। जैसे आप सर्च कर लेना हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक, ये सर्च कर लेना, देखना कौन सा बता रहा है हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक। वो गलत बता रहा है जो गूगल पे बता रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट आपकी गंगा है। स्टेट एनिमल मिथुन है, स्टेट एनिमल मिथुन है, ये मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। नहीं नहीं, इंडस नहीं, इंडस और ब्रह्मपुत्र को भी कंपेयर करेंगे तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हम करंट अफेयर्स।
तो बाकी जो भी आप लोगों के डाउट्स हो वो आप मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा। स्टेट एनिमल टोटल सिरम जी होलो गिबन नहीं है, मिथुन है, मिथुन याद रखिएगा, ठीक है, मिथुन है अरुणाचल का स्टेट एनिमल। या मैंने तो देखिए मिथुन वाली जो चीज है वो आपका एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे ही देखी थी। मिथुन वाली चीज जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखी थी, उसी हिसाब से मैं मिथुन बता रहा हूं, ठीक है। मैं जो डेटा दे रहा हूं वो गवर्नमेंट वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूं। ट्विटर में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ने हुलो गिवन लिखा है, ठीक है, एक बार फिर इसको मैं देख लूंगा। बाकी मैंने इसको काफी कंफर्म किया था पहले, अरुणाचल की एक गवर्नमेंट वेबसाइट थी उससे मैंने मिथुन लिखवाया है, ठीक है। ठीक है, करंट अफेयर्स को याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रिवीजन। आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा होगा। स्टिल यू आर कंफ्यूज अबाउट रिगार्डिंग स्टेट एनिमल? वही चीज है ना, गूगल पे नहीं जाना है, गूगल से जानकारी नहीं लेनी। अगर गूगल करना है तो थोड़ा सा उस वेबसाइट में जाइए, अंदर जाके पढ़िए, ओवरऑल लेंथ पढ़िए, इंडस का कितना है, ब्रह्मपुत्र का कितना है। रिसेंट आरजीयू एग्जाम पे होलो गिबन बोल रहा है, ठीक है, इसको एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल का ज्यादा हमें आइडिया तो नहीं था जब जीके बनाया है, तो इसीलिए कोशिश ये करी सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सोर्सेस है उनको हम यूज करें। अब वो आपका स्टेट गवर्नमेंट ही डेटा अगर गलत दे रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो वो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि डेटा करेक्ट प्रोवाइड करें। एक .gov.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, तो इसी तरह की एक वेबसाइट थी, उसी से उठा के हमने आपका मिथुन आंसर रखा है। तो अगर आरजीओ के एग्जाम में हुलो गिबन आ रहा है तो उसको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, एक बार और चेक कर लूंगा, और जो भी एरर होगी उसको करेक्ट करवा देंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर देखिए थोड़ा सा टफ रहता ही है, करंट अफेयर थोड़ा सा टफ रहता ही है। उसका बस एक ही तरीका है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू विन द मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट चैंपियनशिप। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं से रिलेट हो नहीं पाते, तो इनका एक ही तरीका है, इनको आप जितना रिवाइज कर लें उतना फायदा होगा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्टेट का एनिमल नहीं होता। मिथुन डोमेस्टिकेट हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जंगल में ना मिले। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। चलिए वो हुलो गिवन और उस मिथुन को छोड़िए, एक बार मैं और कंफर्म कर लूंगा उसमें क्या सीन है। आप ये बताइए, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू विन द मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट चैंपियनशिप। अब ये क्वेश्चंस कहीं से रिलेट नहीं होते, तो इसमें कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कि इसको बार बार रिवाइज करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना हो सके रिवाइज करें। संडे का दिन आपके पास रहता है, कोई क्लास नहीं होती, कुछ नहीं करना आपको उस दिन, जितना भी हम कोर्स करते आ रहे हैं उसका एक बार बैठ कर रिविजन कर डालिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ऑल राइट, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज अर्जुन सिंह भुल्लर, ठीक है। यूएसए का एक ये चैंपियनशिप था, इसमें आपका जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है अर्जुन सिंह भुल्लर, ही इज द विनर ऑफ दिस चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर करेक्ट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लब वॉन द यूईएफए विमेन्स चैंपियंस लीग। यूईएफए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये बता दीजिए, ठीक है। यूईएफए विमेन्स चैंपियनशिप लीग किसने जीती है, किस क्लब ने। बहुत बढ़िया। विच क्लब वॉन द यूईएफए विमेन्स चैंपियनशिप लीग।
यूईएफए आपका जो यूरोपियन फेडरेशन है जो फुटबॉल का, वो ये आपका लीग करवाते हैं, यूईएफए विमेन्स चैंपियंस लीग। तो इसमें ये किसने जीता है? ये जीता है बार्सिलोना। अच्छा, बता सकते हैं बार्सिलोना किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये एक शहर है, किस कंट्री में मिलेगा बार्सिलोना? हाँ, ऐसा मैंने भी पढ़ा था, चेल्सिया हार गए थे फाइनल। करेक्ट आंसर इज बार्सिलोना। बार्सिलोना ये किस सिटी में, वो किस कंट्री में मिलेगा? आंसर तो डी है, ये बता दीजिए किस सिटी में, वो किस कंट्री में मिलेगा? विमेन्स की बात हो रही है, मैन की बात नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, बार्सिलोना मिलेगा स्पेन में। लोग ने बढ़िया आंसर दिया है, बार्सिलोना मिलेगा स्पेन में। स्पेन की कैपिटल भी बता दीजिए, स्पेन की कैपिटल, स्पेन की कैपिटल बता दीजिए। स्पेन की कैपिटल बहुत बढ़िया, मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल है आपका मैड्रिड। तो ये थोड़ा सा याद रखा करिए। अच्छा, मैं इसमें भूल गया, आपका मैप ले आता ना स्पेन का तो और मजेदार रहता। चलिए नेक्स्ट बार में स्पेन का मैप भी देख लेंगे। हमारा टारगेट रहता है, जो भी मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपका जो भी कंट्रीज आती जाए वर्ल्ड में, उनका साथ ही साथ हम क्या करें, लोकेशन देखते चलें कि जैसे ये आइलैंड है तो किस ओशियन में है, इस कंट्री के लोकेशन के आसपास कौन है, इंडिया के रेस्पेक्ट में ये कंट्री कहाँ लाई करती है, क्योंकि कभी कभी देखा इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी से मैप वाला जो पोर्शन है, कभी कभी इस पे सवाल आ जाते हैं, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। जो हम ये क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कोई कंट्री आ गया तो आप जस्ट उस कंट्री को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये किस कॉन्टिनेंट में आ रहा है, ये इंडिया से किस साइड पे मिलेगा, और इंडिया के रेस्पेक्ट में इसकी लोकेशन कहां पर है, और अगर कोई आइलैंड है तो ये किस ओशियन को बिलोंग करता है। तो इस तरह का बस बेसिक बेसिक जानकारी थोड़ा सा अपनी तरफ से देख लीजिए। मेरी तरफ से जितना पॉसिबल होगा मैं कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंपनी ऑन जॉइंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। ट्राइबल स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक कंपनी के साथ। ठीक है, आपको ये बताना है वो कंपनी कौन सी है। ट्राइबल स्कूल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उसके लिए चलिए दादाजी, मेरा यही टारगेट रहता है, बेसिक नॉलेज आपको दी जाए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। मेन चीज क्या है ना कि आपका अगर बेसिक क्लियर होगा तो लाइफ में आप कितना भी बड़ा एग्जाम दे दें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हालांकि अभी हमारे पास एक लिमिट रहती कि आपका एसआई का एग्जाम है, तो ऐसा बहुत ज्यादा हाई लेवल का जानकारी ना दिया जाए जो आप कंफ्यूज हो जाएं और फिर वो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाए। वो चीज फिर आपकी पीसीएस में भी हो जाती है। कई लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर पीसीएस का भी कंटेंट बना दीजिए। तो पीसीएस भी हम स्टार्ट करेंगे, आपका ये एसआई वाला निपट जाए स्क्रीनिंग, फिर हम पीसीएस में भी आएंगे, तब आप पीसीएस का भी कंटेंट देख सकते हैं। उससे ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे से पीसीएस कैसे होगा, आप ही जैसे लोग निकालते हैं। बेसिक बस अपनी जानकारी रखिए, ठीक है। वही मेरा टारगेट है, आपका बेसिक इंप्रूव हो जाए ताकि आप कितना भी बड़ा एग्जाम हो उसे क्रैक कर सकें। ऑलराइट, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के आंसर क्या होगा आपका? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक एमओयू साइन करा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। उनका टारगेट ये रहेगा कि जो ट्राइबल स्कूल्स हैं उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाए, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव की जाए। तो आपके लिए यहां से पहला सवाल ये बनता है, सवाल में से सवाल ये बनता है कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? पहला सवाल, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बताइए कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बहुत बढ़िया, अर्जुन मुंडा। आपके दोस्त लगते हैं क्या?
अच्छा अभी चलिए बोल लीजिए। हाँ, सॉल्ट मार्स ने बोला मिस्टर अर्जुन मुंडा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आपसे कभी इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, तो ये खट से नहीं बोल देना अर्जुन मुंडा, तो कहेंगे आपका भाई है क्या। मिस्टर लगा के बोलना है, ठीक है, मिस्टर अर्जुन मुंडा। या फिर अगर डेजिग्नेशन बोले, पोस्ट बोले, तो अवर ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल वर्ड पोस्ट के साथ लगता है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और नाम के साथ रेस्पेक्ट देनी है तो मिस्टर लगा दीजिए, ठीक है, मिस्टर, मिस, मिसेज, इस तरह से। माइनॉरिटी अफेयर्स में मुख्तार अब्बास नकवी, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो ट्राइबल स्कूल्स हैं क्या? ये ट्राइबल स्कूल्स हैं क्या? देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, तो आपका जो अभी यहाँ की जानकारी तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने क्या साइन किया? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और टारगेट क्या है कि डिजिटलाइज किया जाए, जो ट्राइबल स्कूल्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए। अच्छा, जो ट्राइबल स्कूल्स हैं उनको भी एक स्पेशल नाम दिया है गवर्नमेंट ने, उनको हम कहते हैं एकलव्य स्कूल्स, ठीक है। एकलव्य कौन थे? महाभारत में आपका एक गुरु थे, वो शिष्य थे एकलव्य, गुरु थे आपके, गुरु का नाम मैं भूल रहा हूं, द्रोणाचार्य थे शायद, ठीक है। टू सपोर्ट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल्स ट्राइबल स्कूल्स जो है उनको नाम दिया गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। और दूसरे टाइप के आश्रम स्कूल्स। तो ये इस तरह के कुछ रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने का प्लान है जहां पर आपके ट्राइबल पॉपुलेशन भी एजुकेशन गेन कर सके। टारगेट तो ये है कि हर वो जगह, हर वो प्लेस जहां पर मोर देन 50% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, उनके यहाँ हम एकलव्य स्कूल्स डेवलप करें। टारगेट यही है। हाँ, 550 करीब हो चुके हैं, इससे ऊपर ही हो चुके हैं। तो इनका टारगेट क्या है? ट्राइबल स्कूल्स को डेवलप करना। तो ये दो नाम कभी भी आप सुने, एकलव्य नाम सुने या आश्रम स्कूल सुने, तो ये किससे रिलेटेड है? ट्राइबल स्कूल्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ये आइडिया रखना है कि एकलव्य स्कूल और आश्रम स्कूल से किससे रिलेटेड है? ये ट्राइबल स्कूल से रिलेटेड है। ऑल राइट। हाँ, रामसर कन्वेंशन वाला जो है वो आप ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वो टाइपिंग एरर है, ठीक है, टाइपिंग एरर, वो मैं सही कर दूंगा। एकलव्य रामायण में नहीं थे, महाभारत में थे। विच हेल्पलाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्पलाइन हैज बीन लॉन्च्ड बाय एनसीपीसीआर। शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक बॉडी का नाम पता चल रहा है, एनसीपीसीआर, फॉर प्रोवाइडिंग टेली काउंसलिंग टू चिल्ड्रन इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। पहले तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अरे देखिए, एंग्लो इंडियंस को हटा तो दिया है, लेकिन अभी नंबर ऑफ सीट्स नहीं घटाया, नंबर ऑफ सीट्स अभी भी 552 है। वो जब अगला लोकसभा इलेक्शन होगा ना, तब चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए भी हम कहां जाएंगे? गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे, तो लोकसभा की वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी भी स्ट्रेंथ 552 दिखा रहा है। तो देखिए, हम तो सिर्फ सरकारी डेटा पे काम करते हैं, तो सरकारी डेटा तो अभी भी 552 ही दिखा रहा है, तो हम अपनी तरफ से दिमाग क्यों लगाएं। पीडीएफ में भेज रहा हूं, पिछली भी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे भेज दी थी, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। संवेदना, समर्थन, हमदर्द भी कोई लगा रहा है, हमदर्द लग रहा है। सरकारी बॉडी है, सरकारी बॉडी के जो नाम होते हैं वो प्योर हिंदी में बनते हैं, तो हमदर्द तो उर्दू का वर्ड है, हमदर्द तो नहीं हो सकता। समर्थन, करेक्ट आंसर इज संवेदना, ठीक है, करेक्ट आंसर इज संवेदना। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली होगा क्या, तो चीजें ये हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो कभी कभी, जैसे अभी स्कूल्स बंद चल रहे हैं, तो एक मेंटल ट्रॉमा से भी डील करने लगते हैं बच्चे खास तौर से। तो वो किसी तरह के
मेंटल ट्रॉमा से डील ना करें, उनको किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा की प्रॉब्लम ना बढ़े, तो उसके रिगार्डिंग सरकार ने क्या करा, एक व्यवस्था कर दी है टेली काउंसलिंग की। यानी एक नंबर दे दिया, टोल फ्री नंबर, उस पे बच्चे कॉल करें तो उनको एक टेली काउंसलिंग दी जाएगी। साइकोलॉजिस्ट उनको समझाएंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल, ये जो टाइम चल रहा है स्ट्रेस से भरा हुआ टाइम है। पैंडेमिक के बाद से सभी की लाइफ बिल्कुल बहुत ही तेजी से एब्रप्टली चेंज हुई है। आप कुछ कर रहे थे, अब आपको कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से आपको, उनका प्लान ये है कि आपको स्ट्रेस से बाहर निकाला जाए। बड़े लोगों के लिए भी अपनी सुविधा है, ये मेन टारगेट बच्चों से रिलेटेड है। तो बच्चों के लिए ऐप का नाम क्या है, संवेदना, फुल फॉर्म सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। वैसे मैं नहीं मानता हूं ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए संवेदना की फुल फॉर्म क्या है, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है, ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। यानी बच्चों में एक इमोशनल डेवलपमेंट कराया जाएगा। और ये सारा काम करा कौन रहा है, इसके लिए बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर बोले तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या रहता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बच्चे किसी तरह के जाल में ना फंस जाए, बच्चों के ऊपर किसी तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, उन सबको चेक करने का काम किसका, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बच्चों के अधिकारों को ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, टेली काउंसलिंग मतलब टेलीफोन पे आपको समझाया जाएगा, तो या तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऐप का वो उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जिसमें एनसीपीसीआर टेली काउंसलिंग करवा रहा है, तो संवेदना हो गया। अब दूसरा सवाल यहां से जो बनेगा वो पॉलिटी में भी आ जाएगा कि एनसीपीसीआर पे सवाल बना दे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सवाल ये बना देगा कि अच्छा बताइए एनसीपीसीआर कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल हो का मतलब है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, लेजिस्लेटिव का मतलब है कि उससे रिलेटेड कोई कानून पास हो गया हो, ठीक है, पार्लियामेंट से। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल हो ना ही लेजिस्लेटिव हो। अच्छा, लेजिस्लेटिव बॉडी का एक और नाम होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। वांसु जी देखिए, ग्रुप में शेयर कर तो दे, लेकिन फिर वही सीन बन जाता है, कई लोगों को पीडीएफ नहीं मिलती है, तो फिर वो बार बार मैसेज करते हैं। तो इस तरह के अगर 50-100 मैसेज हो जाते हैं जो सिर्फ पीडीएफ दोबारा से मांगने वाले हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना हेक्टिक हो जाता होगा काम। तो इसीलिए एक बार हम सब टेलीग्राम पे ही करे दे रहे हैं, तो जो भी आपको पीडीएफ चाहिए सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। एनसीपीसीआर टार्जन जी कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीरो जैन कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव है। मतलब सही सवाल पकड़ लिया मैंने, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये पता होगा। नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पीडीएफ तो मैं दे रहा हूं ना आपको टेलीग्राम पे। नॉन स्टैट्यूटरी टेलीग्राम, ओडिन खान पूछे टेलीग्राम। ओडिन, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होंगे तो वहां पर हमने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आज फिर डाल देंगे टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। आज फिर लिंक अपलोड हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, परेशान ना हो। हाँ, तो कौन सी बॉडी देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी कह लीजिए या फिर दूसरा वर्ड है इसके लिए लेजिस्लेटिव, एक ही बात है दोनों। लेजिस्लेटिव कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कानूनन बॉडी है। ये कब बनी थी, मार्च 2007 में बनी थी। इसके लिए कानून कौन सा पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है, ठीक है। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो यहां से एक और सवाल बन जाता है, इसके मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इसके मिनिस्टर कौन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए आप एक काम करना, अलग से मैसेज कर देना, समझा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें।
स्मृति ईरानी। हाँ बहुत बढ़िया। इसकी मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी इज द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये क्या क्या आपकी कंप्लेंट्स लेते हैं? जैसे राइट टू एजुकेशन या पोक्सो एक्ट जो 2012 का है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है तो उसको दर्ज करने का काम भी एनसीपीसीआर करता है। खैर ये इतना काम नहीं आएगा, मेन आपको क्या काम आएगा, एनसीपीसीआर कैसी बॉडी है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अरे यार क्या कर चल रहा है, कोई लिख रहा है स्मृति ईरानी तो कसौटी जिंदगी की याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? कोई ना कोई स्टेट तो लगा ही रहता है इन सब चीजों में, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवाने में। तो अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट न्यूज में था जो चाह रहा है कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए? क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? हालांकि ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन यहां से हम थोड़ा सा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ लेंगे। ऑलराइट, अरे एकता कपूर के सीरियल से बाहर आके भैया आंसर दीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। आंसर इज वेस्ट बंगाल। उन्होंने प्लान किया है कि हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही आगे आ गए क्या? हाँ थोड़ा आगे आ गए। हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है? बेसिकली आपका जो जैसे पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है, 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? बाई कैमरल सिस्टम, जब आपके कानून बनाने के लिए 2 हाउसेस हो। इन द सेम मैनर कुछ स्टेट्स के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है और कुछ स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो काइंड ऑफ जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है उसी तरह से, हालांकि पावर्स में काफी डिफरेंस है, राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, तो काइंड ऑफ जैसे राज्यसभा होती है सेंटर में, उसी तरह से कुछ स्टेट्स में क्या है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई है। रीजन ये दिया गया है कि उन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बड़े स्टेट्स हैं, तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है एक असेंबली से। तो 2 हाउसेस रहेंगे तो हैंडल करने के लिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, कुछ इस तरह का सीन रहता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किन किन स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो तो चीज अच्छा अभी देख लेंगे, पहले ये देखिए इस लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती किससे? बनाने के लिए आर्टिकल 169 है। 169 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना भी सकता है या फिर अबॉलिश भी कर सकता है अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही है। उसके लिए पहले एक बिल पास होगा, कानून पास होगा आपका स्टेट के असेंबली में। जैसे अगर वेस्ट बंगाल को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो पहले क्या होगा, पहले कानून पास होगा वेस्ट बंगाल में, फिर वहां से पास होने के बाद फिर एक कानून पास होगा पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट से वो कानून पास हो जाएगा तब जाके ये लोग क्या बना पाएंगे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना पाएंगे। लोग कहां से इलेक्ट होते हैं? तो जो पूरी असेंबली है उसमें से 1/3 लोग जो हैं वो आपके जो स्टेट के एमएलए होते हैं वो इलेक्ट कर देते हैं। बाकी के 1/3 कहां से आ रहे हैं? बाकी के 1/3 आ रहे हैं आपका जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, पंचायत होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, वहां से आ रहे हैं। बाकी के 1/3 में मतलब पूरे अगर मेंबर्स को डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 1/3 1/3 1/3। एक 1/3 तो आपका उसी स्टेट के एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, एक 1/3 आपका उस स्टेट की जो लोकल गवर्नेंस है, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, वो इलेक्ट कर रही है। बाकी के 1/3 में भी डिवीजन होता है, ठीक है। बाकी के 1/3 में क्या है, 2 डिवीजन हो गए आपका, 1/6 और दूसरा भी 1/6। इस 1/3 का भी डिवीजन है। एक जो आपका 1/6 है ये आता है आपका गवर्नर नॉमिनेट करता है। कहां से आता है? ये गवर्नर से नॉमिनेट होता है। बाकी जो 1/6 बचा, उस 1/6 में और अगर आधा कर दो तो 1/12 पोर्शन और 1/12 पोर्शन, ठीक है। तो 1/12 जो वहां के रजिस्टर्ड टीचर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं और बाकी के जो 1/12 होते हैं वो वहां के जो ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। देखिए वर्क
आपसे अगर पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछेगा, तो गवर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है वो पूछेगा। ठीक है, सवाल जनरली अगर बनेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स गवर्नर भेजता है, तो 1/6 याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा सवाल आपके लिए क्या बन सकता है, दूसरा सवाल ये बन सकता है कि किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो अभी शायद मैंने मेंशन नहीं किया, 6 स्टेट्स हैं। ठीक है, 6 स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। कोई बता सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? बानू अंटर जी, यहाँ पर हम रिटर्न मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कर रहे होते तो हम उसको जरूर डिस्कस करते, उससे हम सिर्फ क्लास का भी टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका सर पे है। तो वही क्रिस्प हमें जानकारी डिस्कस करनी है जो आपके एग्जाम में, अभी रिसेंट एग्जाम में काम आए। ठीक है, अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, अंदर जाना होता तो मैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करता हूं। थोड़ा बहुत तो आपको एक आइडिया लेना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं यूडीसी में एक सवाल आ गया था, व्हाइट लेबल एटीएम, पूछना ही नहीं चाहिए था उसमें, तो ये तो एसआई का है, तो इसमें तो थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करिए। इसीलिए मैंने आपको दो चीजें मेंशन करी। ठीक है, दो क्या मेंशन करी, एक तो वो पूछ सकता है गवर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, दूसरा क्या है, कौन कौन से स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। हो गए 6, 2, 4, 5, 6। हाँ, बहुत बढ़िया। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश भी, और आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट बना तेलंगाना, वो भी है। अपना यूपी बिहार तो होता ही है। ठीक है, और एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटका। तो ये 6 स्टेट्स जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले जम्मू कश्मीर के पास होती थी, बट अब वो एबॉलिश हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया, आपका लेजिस्लेटिव वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसकी एबॉलिश हो गई है। ठीक है, हाँ, तो ये 6 स्टेट्स के नाम जरूर याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सवाल मैं बता चुका हूं, एक तो गवर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है मेंबर्स भेजने में, दूसरा 6 स्टेट्स कौन से जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एंड यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसका बताइए। जनरल साइंस वगैरह के लिए सुबह का सेशन होता है। ठीक है, अभी तो उसमें हम इकोनॉमी कर रहे हैं, इकोनॉमी प्लस जनरल साइंस, तो उसके लिए सुबह आइएगा। कल तो इकोनॉमी का रहेगा, कल लास्ट करेंगे इकोनॉमी, उसके बाद जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। अगर वेस्ट बंगाल हो जाता है तो, अभी हुआ तो नहीं है ना, चांसेस तो नहीं लग रहे अभी वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। सुबह मॉर्निंग 8 AM पे क्लास करिए, उसमें जनरल नॉलेज के फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस उसके। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एंड यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, बहुत छोटा सा सवाल है, ये है आपका पुणे में। ठीक है, पुणे में लॉन्च किया गया। वहां का जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बिलोंग करता है पुणे, तो वहां पर एक महाराष्ट्र के जो बिजनेसमैन है, उन्होंने महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया, तो उन्हीं लोगों ने एक सेंटर बनाया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। इसका काम क्या रहेगा कि जो एग्रीकल्चर से बनने वाली चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ही पर्पज है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? पुणे। थोड़ा सा याद रखिएगा कहाँ का है ये, पुणे। अब देखिए, ये ऐसी चीजें होती है जो कंसेप्चुअल नहीं है, अब पुणे में है तो है, बना दिया तो बना दिया। इसमें अब आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, तो ये आप फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। बार बार इन क्वेश्चंस को जब आप रिवाइज करेंगे तभी ये दिमाग में बैठेंगे। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए टारगेट बनाइए, कोई भी चीज है उसको जो भी दिन भर में पढ़ाओ तो विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज कर लीजिए। विद इन 24 आवर्स रिवाइज करने के बाद सेम चीज को 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए, फिर सेम चीज को 7 डेज बाद रिवाइज कीजिए, फिर सेम चीज को 14 डेज बाद रिवाइज कीजिए, फिर सेम चीज को 1 मंथ बाद रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आपको सोचिए 1 2 3 4 बार अगर एक ही चीज को आप रिवाइज करेंगे तो आपका जो ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा ये चीज। प्लस उसके अलावा 4 बार रिवाइज करेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं कि सेम टाइम लगेगा। आप एक बार चीजें पढ़ चुके होंगे तो रिवीजन में टाइम कम लगेगा, तो जितना अगली बार रिवीजन करेंगे तो टाइम और कम लगेगा। तो ये नहीं सोचना कि बार बार इतना मैं टाइम वेस्ट करूंगा, हर बार टाइम भी कम होता जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, नाबार्ड के साथ
कोलैब में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मोमा ऐप फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मोमा ऐप फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, बताइए। मणिपुर है, कोई मणिपुर का यहां पर जो इसको वेरीफाई कर पाए? मणिपुर, मणिपुर 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 की कैपिटल भी बता दीजिए। जब मणिपुर मणिपुर निकल रहा, ये ऐसे ही पढ़ना होता। मणिपुर दिमाग में है, खट से कैपिटल भी याद आनी चाहिए। जनरल साइंस भी पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ताचिंग दूधुम कह रहे हैं मीरा भाई चांदू, अरे भैया मीरा भाई चांदू है हमारी क्लास में, सत सत प्रणाम करिए उन्हें तो। हाँ बहुत बढ़िया, मणिपुर का कैपिटल इज इम्फाल। ऑलराइट, हाँ तो करेक्ट आंसर मोमा ऐप के लिए है मणिपुर में। अभी रिसेंटली सबको पता है पेंडेमिक जैसी कंडीशन में तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, मिस्टर एन बीरेन सिंह, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, मोमा। तो इनका काम क्या रहेगा इस एप्लीकेशन का, जो भी पेंडेमिक की वजह से डिलीवरीज इफेक्ट हुई हैं तो लोगों तक घर तक सब्जी वगैरह पहुंच पाए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। किसका डिपार्टमेंट है? वहां का हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन का। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज याद रखनी है मोमा ऐप, ठीक है। मोमा की फुल फॉर्म भी मैंने बता दी, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड स्टेट वाइज कॉल सेंटर्स इन मेजर स्टेट्स अंडर द एल्डर लाइन प्रोजेक्ट फॉर एल्डरली पर्संस? दुकान दादा वर्स्ट है। दुकान दादा से हम लोग ऑर्डर करते थे तो अगले दिन आता था। Which ministry has started state-wise call centers in major states under the Elder Line project for elderly persons? करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉल सेंटर की बात आ रही है, कॉलें लगेंगी, कॉल तो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, तो चलो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस लगा देते हैं, कुछ का लॉजिक ये चल रहा है। लेकिन बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों के लिए तो हो सकता है अमित शाह जी आए तो होम अफेयर्स लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ये टारगेट क्या कर रहे हैं, जो भी एल्डर लोग हैं उनके लिए कॉल सेंटर बनाए जा रहे हैं। उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, पैंडेमिक की वजह से उनकी कोई स्कीम हो, उनकी कोई फैसिलिटी हो, उसको किसी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो उनके पूरा ध्यान रखने के लिए स्टेट वाइज क्या बनाए जा रहे हैं, कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर आप जो भी एल्डर पर्सन है अगर वो उस नंबर पे कॉल करेंगे तो उनको जो भी एल्डर पर्सन के लिए स्कीम्स चल रही हैं उससे अवेयर किया जाएगा, या जो भी गवर्नमेंट में वहां पर होगा वो उनकी हेल्प करने भी आएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये प्रोजेक्ट है, एल्डर लाइन प्रोजेक्ट। देखिए पढ़ने में एक बार आप बहुत कुछ पढ़ लीजिए, बट अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, प्रोजेक्ट याद रखना है, मिनिस्ट्री याद रखनी, खत्म खेल, ठीक है। प्रोजेक्ट याद रखना है, मिनिस्ट्री याद रखनी, खत्म खेल, आगे बढ़ना है। नोट्स बनाने तो उसमें बिल्कुल एक एक लाइन नहीं लिखने बैठ जाना है, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं एक एक लाइन लिखने नहीं बैठ जाना है, बस छोटा सा लिख लीजिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट और किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड डिस्कवर्ड फरजाद बी गैस फील्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ओएनजीसी की एक ब्रांच है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, ओएनजीसी विदेश कहते हैं उसे, ठीक है। इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो इन्होंने एक फरजाद बी गैस फील्ड डिस्कवर की थी, आज नहीं अराउंड 2007 या 8 में करीब करी थी। तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? इजराइल, ओमान, तुर्कमेनिस्तान या ईरान? ईरान। हाँ, ये फरजाद बी गैस फील्ड ये एक्चुअली इसलिए न्यूज में आ गया था क्योंकि ये फील्ड पे डिस्कवर हमने करी, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे जो ऑयल है निकालेंगे भी हम, एक्सप्लोर भी हम करेंगे। बट ईरान ने क्या करा, ये गैस फील्ड का जो ऑयल है वो किसको दे दिया? अपनी डोमेस्टिक कंपनी है उससे कहा कि तुम एक्सप्लोर करो। तो ये थोड़ा सा हमारे साथ गड़बड़ हो गई थी। तो करेक्ट आंसर इज ईरान। अब ये है कहां पर? ईरान कहां पर है? ये फील्ड आपका इधर कहीं पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, ठीक है। ईरान के पास यहाँ कहीं पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है आपका ये फील्ड। ये रहा आपका ईरान। इंडिया से इधर बढ़िए, इधर आप आएंगे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, देन ईरान। देखिए ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक पोर्ट बना रहे हैं। पोर्ट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट, ठीक है। पोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चाबहार पोर्ट कहाँ बना रहे हैं? ईरान में बना रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि इंडिया से अगर हम ईरान चले जाएं, बनाने का रीजन सिंपल है कि अगर हमें इंडिया से अफगानिस्तान जाना है या तजाकिस्तान जाना है या किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है, इधर किसी भी कंट्री में जाना है तो या तो हमें पाकिस्तान होके गुजरना पड़ेगा या फिर जो हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान में हम वहां से निकले। बट वो इलाका किस में आ जाता है? पीओके में, जो हमारे इस टाइम कंट्रोल में नहीं है। तो कुल मिला के सेंट्रल एशिया में हम बाई लैंड बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकते, पाकिस्तान बीच में आ जाता है। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए हमने क्या प्लान किया? हम प्लान कर रहे हैं, ये तो अपना गुजरात है, यहां से हम एक कनेक्टिविटी बनाएंगे चाबहार पोर्ट पे। इसको डेवलप करेंगे तो जो भी गुड सप्लाई करने होंगे इंडिया से डायरेक्ट जाएंगे चाबहार पोर्ट, फिर चाबहार पोर्ट से ईरान होते हुए, ईरान में एक है जाहिदान और अफगानिस्तान में एक जरांज, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए हम एक लाइन बनाएंगे, एक रेलवे लाइन जो आपका पूरा सेंट्रल एशिया में फैल जाएगी और हम रशिया तक पहुंच पाएंगे। तो सेंट्रल एशिया तक अपने गुड्स की सप्लाई पहुंचाने के लिए हम ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप करें। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाबहार पोर्ट, ठीक है। ये फिर इधर आपका ये अरेबियन पेनिनसुला, इसकी भी अभी हम बात करेंगे। ऑल राइट। अच्छा, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसको हम, इसका भी एक नाम है INSTC, ठीक है। INSTC कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो हम पूरा बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सुइज कैनाल आपका इधर कहीं है, ठीक है। ये वाला जो इलाका है इधर आपको सुइज कैनाल मिलेगी। तो लोकेशन थोड़ा सा क्लियर रखिए मैप में, चीजें हैं कहां पर, ठीक है। नहीं, चाबहार पोर्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। चाबहार पोर्ट अभी भी चल रहा है, आगे क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? हाँ, पाकिस्तान को प्रेशर देना ही हमारा टारगेट है। नहीं, पाकिस्तान को इन प्रेशर देके हमें कोई फायदा नुकसान नहीं उठाना। हमें, हमारी जो पॉलिसी किसी से इतना मतलब नहीं रखती, हमें तो अपना ट्रेड बढ़ाना है ना, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए तो हमें रास्ता चाहिए। फिर उधर जो आपका पाकिस्तान का भी पोर्ट है तो वहां पे भी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए सिक्योरिटी का इशू है, तो हमारा भी वहां आसपास में एक पोर्ट होना चाहिए, इसलिए हम चाबहार कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के पर्पज से चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप, एक रग्बी यूनियन है पूरा वर्ल्ड में, वो इस गेम को ऑर्गेनाइज कराता है, विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2021। ये किस कंट्री में होगा? न्यूजीलैंड, पक्का न्यूजीलैंड। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। अच्छा, जितने भी कंट्रीज मेंशन है सबका कैपिटल लिखिए। इंग्लैंड का कैपिटल मेंशन करिए, स्पेन का आपने बताया था, एक बार और बताइए। न्यूजीलैंड का कैपिटल मेंशन करिए और कनाडा का कैपिटल मेंशन करिए, ठीक है। इन सारे कंट्रीज का कैपिटल मेंशन करिए। कैपिटल्स पे सवाल आते रहते हैं और पॉसिबल हो तो करेंसी भी लिख दीजिए अगर याद आ जाए तो।
कैपिटल भैया, कैपिटल जल्दी से, इंग्लैंड का, स्पेन का, न्यूजीलैंड का और कनाडा का। इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। अगर आप करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका जीएस का एक अच्छा खासा पोर्शन इसी से तैयार हो जाएगा। लोग अलग से कैपिटल करेंसी याद करने बैठते हैं, आपको वो सब काम नहीं करना, आपको स्मार्टली चलना है। जो भी कंट्रीज आपको न्यूज में दिखे, खट से एक बार उनका कैपिटल देख लीजिए। अब न्यूजीलैंड कई बार आएगा तो कई बार आपने कैपिटल देख ली तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से चीजें याद होती हैं, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेन चीज होता है रिवीजन। देखिए, दो सब्जेक्ट है, एक मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिस आपका नैया पार करा सकती है, और जीएस में रिवीजन। हाँ, बहुत बढ़िया। इंग्लैंड में कैपिटल आपका लंदन है, स्पेन की मैड्रिड है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, कनाडा की ओटावा। बहुत बढ़िया, कनाडा की कैपिटल ओटावा है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले न्यूजीलैंड की लोकेशन मैंने पिछली बार भी दिखाई थी, एक बार फिर से देख लीजिए। न्यूजीलैंड की लोकेशन कभी भी पूछ ले, न्यूजीलैंड किस ओशियन में है? पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, साउथ पैसिफिक में। ये ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक लगता है, नीचे वाला साउथ पैसिफिक में हमारी लोकेशन पड़ती है न्यूजीलैंड की। किसका पड़ोसी है? ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ये आपका इंडोनेशिया है। ये क्या है? ये मलेशिया है। ये फिलीपींस है, ठीक है। ये जापान है, ये रशिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है। तो इसी तरह के सवाल कभी कभी अपने आप से करते रहा करिए, मैप को थोड़ा सा देखते रहा करिए, इस पे भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which company has won the approval for manufacturing India's first home test kit Covishelf for COVID-19? इसका बताइए। देखिए, यही तो कंसर्न है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो जितना भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है, वरना नहीं पढ़ना है। सीधी सी बात है, जितना भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है, अदरवाइज नहीं पढ़ना है। कोई काम नहीं आने वाली वो चीज। एक बार पढ़ी चीज बहुत ही मुश्किल से काम आएगी। या तो आप बिल्कुल स्वामी विवेकानंद टाइप नॉलेज रखते हैं कि एक बार पढ़ा खत्म, ठीक है। तो जो भी पढ़ना है रिवीजन करना है। बहुत बढ़िया। माई लैब, मेरा लैब माई लैब, मेरा लैब। करेक्ट आंसर इज ए, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। विच कंपनी हैज वॉन द अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फर्स्ट होम टेस्ट किट। तो दो चीजें याद रखना, कोविसेल्फ, कोविसेल्फ कौन लेके आया? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ये लोग 250 रुपीज में किट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप घर ले जाओ, खुद ही टेस्ट कर लो आप कोरोना है या नहीं। किसी लैब की या किसी पैथोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है आपको। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन एक प्राइवेट कंपनी, इंडिया की बहुत बड़ी, वन ऑफ द बिग बायोटेक कंपनीज में मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। IMD recently has informed about the formation of new cyclonic storm named Cyclone Yas। अभी हमने देखा था अप्रैल में आपका साइक्लोन, अप्रैल मई में आपका साइक्लोन यास आया था। किस जगह पर आया था? बे ऑफ बंगाल। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। साइक्लोन यास कहां पर आ रहा है? बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। तो इसका नाम किसने दिया था? विच कंट्री हैज गिवन द नेम यास? पाकिस्तान, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया। करेक्ट आंसर बताइए। ओमान भैया, करेक्ट आंसर इज ओमान। ओमान की कैपिटल क्या होगी बाय द वे? कतर की मैं बता देता हूं, दोहा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। सऊदी अरेबिया की रियाद है, ठीक है। ओमान की बता दीजिए कैपिटल। ओमान की कैपिटल बता दीजिए। आंसर नहीं आ रहा। मस्कट, पक्का? ओमान की कैपिटल मस्कट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये
ओमान की लोकेशन है। ओमान कहाँ पड़ता है ये देखिए, अभी हम क्या पढ़ के आए थे, ईरान। ये क्या है, ईरान पढ़ के आए थे। ईरान से अपन इराक गए, फिर इधर आगे सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये है आपका सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया के पास बहुत छोटे छोटे कंट्रीज लगते हैं, उनकी लोकेशन क्लियर रखिए, ठीक है। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के नीचे दो कंट्रीज मेन है, एक यमन है, एक है ओमान, ठीक है। ओमान के बाद एक ये वाला जो बड़ा सा कंट्री दिख रहा है, ये है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहीं पर आपको दुबई मिलेगा, ठीक है। शारजा आइलैंड, दुबई, ये सब यूएई का पार्ट है। यूएई की कैपिटल हम देख चुके हैं, अबू धाबी थी। फिर इसके बाद यूएई से आप आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा कंट्री मिलेगा, ठीक है, कतर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इधर ओमान है, ओमान से थोड़ा ऊपर बढ़े यूएई, फिर आपको कतर दिखेगा। फिर कतर से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो एक बहुत छोटा सा आइलैंड है जिसको हम बहरीन कहते हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कुवैत मिलेगा, ठीक है। तो ये कंट्रीज की लोकेशन थोड़ा सा क्लियरिटी बना के रखिए, यमन, ओमान, फिर ये है इधर यूएई, फिर है कतर, फिर है बहरीन, फिर है कुवैत। फिर ये सऊदी अरेबिया है, इसके साइड दो वाटर बॉडीज लगती हैं, पेनिनसुला कहते हैं ना इसे। तो पेनिनसुला कौन सी बॉडी होती है, जो तीन साइड से पानी से कवर हो। तो ये कहां कहां से पानी से घिरी है, एक साइड तो इसके पर्शियन गल्फ है, एक साइड आपका ये रेड सी है, एक साइड आपका क्या है, ये अरेबियन सी है। तीन साइड से पानी से कवर्ड अप है, ठीक है। तो एक साइड आपका पर्शियन गल्फ, एक साइड रेड सी, एक साइड क्या है, अरेबियन सी। तो ये लोकेशन थी आपकी ओमान की। इसके बाद सवाल आया था आईएमडी से रिलेटेड कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेम है ये आता कैसे। ये आने के लिए आपका एक अलग अलग रीजन्स बन गए। जैसे एक रीजन है नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन, ये है पूरा, ये जो पूरा आपका पोर्शन है ये क्या है, नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन। इसमें आने वाली जो कंट्रीज हैं ये यमन है, ओमान है, यूएई है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये 13 कंट्रीज कुल मिला के ये आपस में डिसाइड करते हैं कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आने वाले साइक्लोन का नाम क्या होगा। क्योंकि इन्हीं कंट्रीज को मतलब रहता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, तो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में साइक्लोन आएगा उसका नाम कैसे डिसाइड होगा। तो 13 मेंबर्स हैं इंडियन, नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन, ठीक है। तो इन सब के लिए एक रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, ठीक है। एक रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर कौन है, वो है आपका अपना आईएमडी। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इससे कहा गया है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन आ रहे हैं उसके बारे में पहले तो अवेयरनेस देनी है, और ये कंट्रीज वन बाय वन उस साइक्लोन की नेमिंग करेंगी। तो तुम्हें वही नाम उस साइक्लोन को दे देना है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, अपना नाम बताएंगे। जैसे इस बार टर्न मान लीजिए किसका आ गया, ओमान का आ गया, तो ओमान ने बता दिया यास, तो वो नाम चला गया आईएमडी के पास। अब वो डिसाइड, अब वो क्या करेगा, जब भी अवेयरनेस देगा तो कहेगा भाई साइक्लोन यास आने वाला है। अब आईएमडी को ये पावर किसने दी, ये दी है डब्ल्यूएमओ ने, मोदी जी ने नहीं दी है, ठीक है। एक डब्ल्यूएमओ एक बॉडी है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी दुनिया में क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वेदर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, उन सब को डील करने के लिए बॉडी है डब्ल्यूएमओ, और आईएमडी उसी का इंडियन वर्जन है, ठीक है। पूरी दुनिया में ये जो 6 आपके रीजनल सेंटर्स हैं डब्ल्यूएमओ के, उसमें से एक क्या है आपका आईएमडी है। तो आईएमडी क्या करेगा, इंडिया स्पेसिफिक जानकारी देगा वेदर की। तो ये कंट्रीज भी किसको बोलेंगे कि साइक्लोन का नेमिंग करो, ये आईएमडी को बोलेंगे। तो आपको मेरे को यहां बताना है कि डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है। आईएमडी तो इंडिया में मिलेगा, आपको बताना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है, डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर, ठीक है। लोग भैया बहुत बढ़िया सही बता रहे हैं। आईएमडी फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है।
IMD फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मैं पूछ रहा हूँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का हेडक्वार्टर बताइए। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं 11 बजे तक नहीं होगा, बस एक दो सवाल और हैं उसको डिस्कस करके क्लोज कर देंगे। WMO का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड। आपको क्या क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि यास को नाम किसने दिया? बांग्लादेश, वो ओमान ने दिया। दूसरा क्या याद रखना है? WMO का हेडक्वार्टर। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए दी गई थी, उसमें ज्यादा मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया। हाँ, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट। तो वो किस इंस्टीट्यूशन में है? अरे भैया क्या करूंगा, सिर्फ फिर वही सवाल आ गया। अभी इसको मैं अभी बोल चुका हूं, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पे आपका मिथुन मेंशन था, तो इसीलिए मैंने मिथुन मेंशन किया है। ठीक है, बट कुछ लोग कह रहे हैं हुलोक गिबन अभी ट्विटर पे ट्वीट किया है एनवायरमेंट मिनिस्टर में, तो उसको मैं एक बार कंफर्म करके फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं गवर्नमेंट सोर्सेज पे रिलाई करता हूँ, वही आपको बता पाऊंगा। हाँ, क्लास फास्ट ही जा रही है। Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar has launched honey tasting laboratory project at which institution? तो करेक्ट आंसर इज पूसा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। ठीक है, यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, नाम पकड़ लीजिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम दिया श्री नरेंद्र सिंह तोमर। हनी टेस्टिंग, हनी शहद, ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? पूसा। पूसा कहां पर है? दिल्ली में एक जगह है। ठीक है, पूसा कहां है? दिल्ली में एक जगह है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम याद रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which ministry has recently launched the 6-month-long community-based inclusive development program? Community-based inclusive development program किस मिनिस्ट्री का है? एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट या होम अफेयर्स? जल्दी से इसको कमेंट करिए। सी नहीं, बी इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका ये प्रोग्राम है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर अभी हम बात करें तो मैन पावर यानी लोगों की काफी कमी है, ताकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, जो लोग दिव्यांगजन जिनको कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी हैंडीकैप लोग हैं, इसी तरह से उनके पेरेंट्स में, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रोवाइड करने वाली कम्युनिटी है, ठीक है, उनके पेरेंट्स और जो गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करने वाली जो कम्युनिटी है, गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रोवाइड करने वाली जो कम्युनिटी है, उनके बीच में एक लिंक नहीं बैठ पा रहा है। यानी कुल मिला के जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, इन तक गवर्नमेंट सर्विसेज की सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है, तो इसी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ताकि जो गवर्नमेंट सुविधाएं हैं वो इन तक प्रॉपरली पहुंच पाए। ठीक है, तो याद रखना CBID कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू टेक द रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट महात्मा गांधी नरेगा वर्क साइट्स? ठीक है, विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू टेक द रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट महात्मा गांधी नरेगा वर्क साइट्स? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नए मिनिस्टर हैं आप वीरेंद्र कुमार। थावरचंद गहलोत पहले थे। इंक्लूसिव का मतलब होता है जब ऐसा काम किया जाए जो हर किसी को फायदा दे। अगर
क्लास में 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोगों को समझ में आए, वो इंक्लूसिव टीचिंग होती है। अगर किसी एक पे फोकस करके पढ़ाया जाए तो वो एक्सक्लूसिव हो जाएगी। अगर 50 को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए तो वो इंक्लूसिव है। हाँ, नोट्स में बोल तो रहा हूं, टेलीग्राम पे भैया पीडीएफ मिल जाएगा। करेक्ट आंसर एमएनआरपी। नरेगा, नरेगा दिख रहा है, महात्मा गांधी नरेगा, तो महात्मा गांधी से मिलता जुलता सी लग रहा है, सी लगा दो। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है भैया, सब महात्मा गांधी के चक्कर में बह गए, सब बापू के चक्कर में बह गए, एमएनआरई लगा गए। करेक्ट आंसर इज ए, एनएमएमएस। ठीक है, सब बापू के चक्कर में बह गए, एनएमएमएस। अब नाम पढ़ना मिनिस्ट्री का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री है? रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, पंचायती राज। एक तो होगी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एक होगी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एक होगी पंचायती राज और एक होगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, उनके मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, ऐप का नाम ध्यान रखिए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, एनएमएस, एनएमएमएस। ठीक है, एनएमएमएस। ठीक है, एनएमएमएस। एमएमएस वर्ड जल्दी याद हो जाता है। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एक बनाया है, ये एक ऐप है। इससे होगा क्या, जो नरेगा के वर्कर्स होते हैं, महात्मा गांधी नरेगा जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसमें क्या होता है, सरकार ने वादा कर रखा है कि जितने भी लोग उसमें रजिस्टर्ड होंगे तो उनको एटलीस्ट 100 डेज का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर काम नहीं भी मिलेगा तो 100 डेज का पैसा उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो कई बार नरेगा के जो वर्कर्स है वो काम नहीं करने आते हैं, बस अपना अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्लान करा, एक ऐप बनाया। उस ऐप से फोटो खींचा जाएगा उस पर्सन का, जैसे ही वो काम करने आएगा उसका फोटो लिया जाएगा ताकि एक उसकी ऑनलाइन अटेंडेंस हो जाए। अब वो ऐप से फायदा क्या होगा, फोटो तो कैमरे से भी ले सकते हैं, ऐप जो कनेक्ट होगी वो कोऑर्डिनेट से कनेक्ट होगी, उसकी लोकेशन से कनेक्ट होगी। वहां से हमें ये पता चल पाएगा ना कि फोटो उसके घर पे जाके नहीं खींची है, वो फोटो उसी लोकेशन पे खींची गई जहां पर वो प्रेजेंट था। ठीक है, तो इससे क्या है, एक तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस लेने का सिस्टम बनाया जा रहा है। और ये ऐप किसने लॉन्च करी, जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ताजिद नालो, एक बार आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम को कैसे यूज करना है एक बार मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो आप, मैं समझा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम कोई बवाल नहीं है, इवन व्हाट्सएप से ज्यादा हैंडी है, आप लोगों को बहुत फायदा होगा टेलीग्राम यूज करके। अरे यार, पता ही नहीं चलता कौन पैसा ले रहा मनरेगा का। मनरेगा में तो काफी बवाल हो जाते हैं। चलिए, तो यहां तक का आज हमारा डिस्कशन था। तो बाकी के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा सा जरूरी काम हो गया था, इसलिए आज हमने क्लास लेट करी, बट बाकी जो शेड्यूल है एज इट इज जैसा चल रहा है चलता रहेगा। कल सुबह मॉर्निंग में आपका जीके का क्लास होगा 8 to 10, इवनिंग में आपका 3 to 5 मैथ्स का क्लास होगा, फिर रात में 8 to 10 आपका फिर करंट अफेयर्स का क्लास होगा। ये ऐप का भी स्टार्ट होगा, अब तो ये तो लॉन्च हो गई, बस पढ़ लिया खत्म, ऐप स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं। थैंक यू, जय हिंद। और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। 15 अगस्त आ रहा है, नेशनलिस्टिक फीलिंग बढ़ रही होगी आपके अंदर, 15 अगस्त आने वाला है, तो उसी को और यूटिलाइज करिए, प्लान करिए क्योंकि मुझे नेशन के लिए एक बेहतरीन ऑफिसर बनना है, ऐसा ऑफिसर बनना है जो बिल्कुल आपके लिए एक रोल मॉडल बने, दुनिया के लिए जो रोल मॉडल बने। आने वाली सरकार जिसकी तारीफ करे, लोग तारीफ करेंगे, भाई ऐसा अधिकारी बनो जो लोगों के लिए काम करता हो। तो आपको लोगों का इंस्पिरेशन बनना है, ये सोच के मेहनत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ अचीव करेंगे तो वो सिर्फ आपकी अचीवमेंट नहीं होगी, उसको यूज करके पता नहीं कितने और लोग आपके एरिया में डेवलप हो जाएंगे। तो चलिए फिर मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।